आज़ेब किस्त नंबर 13। वो तो जहाँ गई होगी चली गई होगी, मगर ये शाहजी अपने मोहल्ले की नाक बन गए हैं। कसम अल्लाह की, जो आया जूते खाकर ही गया। और ये चंदू तो बड़ी ऊंची चीज़ थी भाई, कमाल कर रहे हैं चारों। सारे भूतनी वालों को मार मार कर भूत बना डाला है। तुमने इकराम को नहीं देखा शेख जी? अब तो इसे इकराम शाही कहना पड़ेगा। क्या हाथ चल रहा था इसका, कमाल है। मैंने अपनी आंखों से देखा, 3 लुका दिए थे इसने। वैसे भाई हीरा मंडी का तो खेल ही बदल गया। अगर कभी शादी ने मोहल्ला छोड़ा तो अपनी ये निशानी हमारे लिए जरूर छोड़ जाएंगे। एक दिन इकराम ही मोहल्ले का बदमाश होगा। बहरहाल सारी बातें अपनी जगह, जितने मुंह उतनी बातें। असल मुसीबत तो शमशीरा बेगम पर टूटी थी। गजाला और शबाना सहमी हुई एक तरफ खड़ी थी। अंदर से हाजू हाथन में चकला बेलन लिए बरामद हुआ और घुर्रा कर बोला, एक एक को खत्म कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। खत्म खुदा की कहता हूँ, मुझे गुस्सा आ गया है। गुलाम शाह ने हाजू को देखा और मुंह बनाकर बोला, ये बेलन तुम्हारे हाथ से छीन कर इतनी जोर से मारूंगा कि सर पे के खोपड़ी खरबूजे की तरह खुल जाएगी। खाम खा तमाशा कर रहे हो। देख रहे शमशीरा बेगम, इतनी देर से इनका पता नहीं था, बावर्ची खाने में घुसे हुए थे। दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था, अब निकले हैं। तो क्या वो भाग गए? हाजू ने गर्दन टेढ़ी करके कहा, फिर बोला, चल गया होगा कि मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ पता चल गया था, जाओ वरना। गुलाम शाह ने कहा। शमशीरा बेगम मुसलसल बयान कर रही थी। गुलाम शाह बोला, अब रोती रहोगी या पुलिस को भी फ़ोन करोगी कि कौसर जहाँ गायब हो गई है? शमशीरा बेगम ने इधर देखा और बोली, खुदा तुम लोगों को उठा ले, इस दुनिया से गारत कर दे। अरे पुलिस को इत्तला दोगे तो क्या साईं खैर बख्श की आन पर न बन जाएगी? पुलिस इनके पास नहीं पहुंचेगी क्या? और फिर क्या होगा ये जानते हो? और ये भी हो सकता है कि वो कौसर जहाँ को ले ही गए हों। उन्होंने ही सूरत देख के बिजली बंद कराई हो और कौसर जहाँ को अपने पास बुलवा लिया हो। किसी और में ये मजाल है कि वो ऐसा काम करे और हम पुलिस को बयान देते फिरें। मगर ये भी तो हो सकता है कि कौसर जहाँ इनके पास ना हो। तुम्हारे मुंह में गंदी मट्टी। जब बोलोगे ऐसे ही बोलोगे, काम करोगे नहीं। जब तक साईं जी के पास से खबर ना मिल जाए, पुलिस को कानो कान भिनक नहीं पहुंचनी चाहिए कि कौसर की। हाय मेरी फूल कमल पता नहीं कहाँ चली गई। और वैसे भी अब साईं खैर बख्श की जिम्मेदारी है, उन्होंने इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही बुलाया था। हमारे तो दाम खड़े हैं, हम इस सिलसिले में नहीं छोड़ेंगे इन्हें। तुम एक काम करो गुलाम शाह, हाँ बोलो, तुम नवाब शाह चले जाओ, खबर दो इन्हें जाकर। ये सारे के सारे बस वही हैं। ये रहमत खान अब हमारे काम थोड़ी आएगा। मैं चला जाऊँ नवाब शाह? तो और कौन जाएगा? तुम ही तो एक मर्द हो, और इस हाजू को तो तुमने अपने पाँव दबाने के लिए रख छोड़ा है। तो क्या हम नहीं? शाह जी कैसी बातें कर रहे हो? हमें वैसे ही जान नहीं। अगर हमसे दोबारा ऐसी कोई बात कही तो हम दुनिया से ही चले जाएंगे। तुम्हारा दुनिया से चले जाना ही सबके लिए अच्छा है। तुम किसी काम के हो भला? सारंगी भी उल्टी सीधी बजाते हो। गुलाम शाह तुम तैयारी कर लो, तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन। वो जिस जिंदगी हमारे खतरे में पड़ गई तो लगता है तुम शाहजी के हाथों हमारा झटका ही करा के दम लोगी। किसका नाम ले रहे हो कमबख्त? जिस दिन से हीरा मंडी में आया है हम पर पहाड़ टूट पड़े हैं। हाय मेरी बच्ची, है कोई इस दुनिया में जो शमशीरा बेगम के दिल पर हाथ रखे? बहरहाल शमशीरा बेगम की हालत काफ़ी ख़राब थी और मुसलसल अपनी तगड़मबाजी में लगी हुई थी। हाजू बाहर निकल आया था। थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई और पुलिस की गाड़ी देखते ही लोग खिसकने लगे। हाजू ही ने सबसे पहले शमशीरा बेगम को इत्तला दी। पुलिस आ गई क्या? हाँ, एक पुलिस अफसर शमशीरा बेगम के पास ही पहुंच गया। ये हंगामा तुम्हारे घर से शुरू हुआ था? शमशीरा बेगम की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। क्या बताएं भाई जी, तकदीर में यही लिखा है। बैठकर खाने नहीं देते लोग, ज़िंदगी ख़तरे में डालें, जलील काम करें और जूते ऊपर से खाएं। इन लुच्चे लफंगों ने नाक में दम कर रखा है। हाय मेरी बेटी को अगवा करा लिया है, पता नहीं इसे कहाँ ले गए। अपना बयान लिखवाओ और ये रोना धोना बंद करो। पुलिस अफसर ने तड़क कर कहा। क्या बताऊँ, मेरी बच्ची नीचे जा रही थी किसी से मिलने के लिए, कुछ बदमाश आ गए। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े 30 मार खान रहते हैं और उनका नाम रबनवाज शाह है। बस भैया क्या बताएं। किसी पर शुबा है आपको? शाह जी के अलावा हमारा दुश्मन है ही कौन? अगर वो अपनी मर्जी से नहीं गई तो इनके घर की तलाशी ले लो, मिल जाएगी। हाय मेरा तो खाना ख़राब हो गया। हम तो मजलूम लोग हैं, नाचने गाने वाले, इज्जत गंवाकर पेट भरने वाले। है इस दुनिया में हमारा कोई खबरगीर? पुलिस अफसर बातें करता रहा और इसके बाद बाहर निकल गया। शमशीरा बेगम के चेहरे की रौनक बहाल हुई और बोली, खुदा करे इस बार इसे मर्डर करके ले जाएं, और वो कि फिर कभी शाहजी की सूरत इस मोहल्ले में नजर न आए। बहरहाल थोड़ी देर के बाद शमशीरा बेगम को एक और दिलदोज खबर मिली। गुलाम शाह अंदर दाखिल हुआ, इसने बताया कि पुलिस वाले वापस चले गए। ले गए शाहजी को? नहीं, बस शाहजी को सलाम किया और वापस चले गए।
हैं? शमशीरा बेगम का मुंह खुले का खुला रह गया। इनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था। सारे के सारे खामोश बैठे हुए थे। हाजू, गुलाम शाह, शमशीरा बेगम, वो तो बार बार तड़प उठती, लेकिन इस वक्त सबके सब धक से रह गए जब अचानक ही दरवाज़ा खुला। दरवाजे से सबसे पहले जिस शख्स ने कदम रखा, इसे देखकर हाजू अपनी जगह से उछला और शमशीरा बेगम की गोद में जा छुपा। शमशीरा बेगम ने दोहता मारा तो हाजू गुलाम शाह पर जा पड़ा। गुलाम शाह जैसे कवी हैकल आदमी के लिए काम मुश्किल नहीं था। वो हाजू को उठाकर उसकी जगह रखते, लेकिन आने वाले को देखकर इसके भी हवास गुम हो गए। ये शमाल खान था और इसके पीछे नूर शाह, फजल खान और दिलबर खान चारों के चारों अंदर आ गए। इन्हें देखकर तो हाजू ज़मीन पर लंबा लंबा लेट गया। गुलाम शाह ने घबराकर खड़े होने की कोशिश की, पाँव लड़खड़ाए और इसके बाद अपनी जगह बैठ गया। शमशीरा बेगम की आंखें भी फटी हुई थी। शमाल खान ने नरम लहजे में कहा, शमशीरा बेगम, कोसर जहाँ कहाँ है? शमशीरा बेगम ने मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ न निकल पाई। हलक फूस करके रह गया। वो मुश्किल तमाम बोली, मुझे क्या मालूम, हम तो खुद इसे रो रहे हैं। कहाँ ले गए हमारी बच्ची को? वो घर पर नहीं है। तलाशी ले लो पूरे घर की। गाड़ी में बैठी हुई थी कि बत्ती चली गई, और जब बत्ती आई तो गाड़ी में नहीं थी। चलिए उठे, और आपके दोनों सा जिंदे। शाह साहिब ने अहाते में बुलाया है। हैं? हमें क्यों? मम हमने कोई पुलिस बुलाई थी? हम तो वैसे ही तकदीर के मारे हैं। आप ही कमन ना हो, शाह जी ने आपको बुलाया है और आपको हमारे साथ चलना है। मेरे लिए मुश्किल है, बुखार चढ़ रहा है, देख लो मेरा हाथ गर्म है। उठ जाइए शमशीरा बेगम, यही आपके हक में बेहतर है। अरे नहीं जाती, मैं नौकर नहीं हूँ किसी की, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, कह दिया मैंने। शमशीरा बेगम ने बिगड़ कर कहा, ठीक है शुमाले, तुम अपना काम करो, नूरशाह ने कहा, और शुमाले खान ने करीबी रखा हुआ शीशे का बहुत बड़ा गुलदान लात मारकर गिरा दिया। छनाका गूंज और शीशे के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। शमशीरा बेगम उछलकर खड़ी हो गई। हाय हाय, ये क्या कर रहे हो? हाय हाय, सैकड़ों रुपए का था ये गुलदान। अरे अरे ये मेज, अरे अरे ये मेरा पानदान। शमशीरा बेगम, हम तुम्हें बता देते हैं, शाह जी ने जो हमसे कहा है वही कर रहे हैं। इसके बाद अपना काम शुरू करेंगे। 1 मिनट, ज़रा 1 मिनट शुमाले खान। गुलाम शाह दीवार से लगकर खड़ा हो गया। हाजू जो लंबा लंबा लेटा था फुदक कर खड़ा हो गया और परेशान निगाहों से इस मंजर को देख रहा था। नूरशाह ने कहा, शाह जी ने कहा है कि अगर आप आने पर तैयार न हो तो इस कोठे के सारे साजो सामान को तोड़कर चकना चूर कर दिया जाए, दीवारों के पर्दे फाड़ दिए जाए, कालीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, सारा सामान जो नजर आए इसे तोड़ दिया जाए, तस्नीम समेत सबको कोठे से बाहर ले जाकर कोठे को आग लगा दी जाए। सो मजबूरी है, यही कर रहे हैं हम। अरे सत्यानाश, हाय सत्यानाश, चल रही हूँ। अरे रुक जाओ। हाय, मेरे सैकड़ों रुपए का सामान तोड़ दिया। आग लगा दोगे हमारे घर को, जिंदा जला दोगे। मैं तो जा रहा हूँ। हाजू ने दरवाजे की तरफ छलांग लगाई और रास्ते में फजल खान से लपक लिया। हाजू फजल खान की गोद में किसी बच्चे की मानी झूल रहा था। शुमाले खान ने तफरी लेने के लिए इसे उछाला तो वो नूर शाह की गोद में पहुंच गया और नूर शाह ने इसे दरवाजे से बाहर फेंक दिया। उधर शमशीरा बेगम ने जल्दी से चादर ओढ़ ली थी। फिर ये तीनों आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगे। शमशीरा बेगम के मुंह से अब आवाज़ नहीं निकल रही थी। शाह जी का खौफ दिल लर्जा दिए जा रहा था। हीरा मंडी वाले भला कहाँ जाते, सारे के सारे कतार की शक्ल में शमशीरा बेगम की दुर्गत देख रहे थे। शमशीरा बेगम लरजते कदमों से आगे बढ़ रही थी। ये दिन भी देखना था। होंठों में न जाने कितने चिल्ले वजीफे पर डाले थे। डेरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। सामने बरामदे में शाहजी मुंडे पर बैठे हुए थे। सामने हुक्का रखा था। तंबाकू की बू फैल रही थी। इकराम इस वक्त मौजूद नहीं था। आइए शमशीरा बेगम, तशरीफ़ रखिए। खुदा की कसम, अगर दोस्ती रखते हमसे तो बड़ी मालूमात हासिल करते। आपसे छुट्टी हुई है आप, हमने आप जैसी इससे पहले कभी नहीं देखी। शाह जी मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दो, मेरी जान बख्शी कर दो। देखो, हमारी एक बात कान खोल कर सुन लो। हम जो पूछ रहे हैं बता दो। अगर कहीं भी गलत बोला तो तुम्हारे सारे बाल मूंड कर सर पर काली मिर्च लगा देंगे। शमशीरा बेगम धम से मुंडे पर गिर पड़ी। हाजू भी मुंडे की तरह बढ़ा, लेकिन पीछे से शुमाले खान ने गर्दन पकड़कर खींच लिया और वो इनके हाथ में लटक गया। बहरहाल शाह जी की आवाज़ उभरी, कोसर जहाँ कहाँ है? इसी को तो रो रही हूँ। मौला की कसम, दाता साहिब की कसम, दुनिया देखने नसीब न हो। अगर हमें इसके बारे में मालूम हो, हम तो यही समझ रहे थे शाह जी कि तुमने इसे अपनी पनाह में ले लिया है। शमशीरा बेगम, देखो, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं। असल में कोसर जहाँ हमारे इकराम की माँ है। हम नहीं चाहते कि इसके साथ कोई ऐसा सलूक हो जैसा आम तवाइफों के साथ होता है। तुम नाचती गाती हो, हमने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया, लेकिन जो छोटी छोटी बातें हम कह दिया करते हैं, इनका पूरा होना ज़रूरी है। हमने तुमसे कहलवा दिया था कि कोसर जहाँ को कहीं भेजने की कोशिश मत करना, मगर तुमने क्या नहीं किया। गुंडों को बुलाती रही इस मोहल्ले में और पिटवाती रही हरामियों को।
सुनो, मुझे कोसर जहाँ का पता चाहिए, वरना इसके बाद जो कुछ मैं करूँगा तुम्हारे साथ, इसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। फिर शाहजी हमें बख्श दो हमें। ये बताइए, आपने से साईं मुराद बख्श के हाथ फरोख्त किया था? शाहजी, तवाइफें फरोख्त कहाँ होती हैं, वो तो बस दाश्ताओं के तौर पर जाती हैं, सदियों की रीत है, हमेशा जाती रही है। क्या तुमने इन सब को बचा लिया? अरे हमारे ही पेट पर लात क्यों मार रहे हो? मेरी दूसरी बेटियां भी हैं, जहाँ तक मेरे इल्म में है। और फिर तुम्हारे पास इतना पैसा है कि अगर मज़ीद पैसा ना आए तो तुम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तवाइफ से बात कह रहे हैं शाहजी। कभी तवाइफ को जाना है तुमने? कभी सोचा इसके बारे में कि ज़िंदगी होती है इसकी? और ज़रा हमें ये तो बता दो कि हमें सब कुछ खुद तो नहीं बनते। अरे तुम ही हमें ये बनाते हो। मुँह ना खुलवाओ शाहजी, कहे बगैर नहीं रह सकेंगे। अगर तुम तमाशबीन ना हो तो हम कोठों पर क्यों रहें? हमें भी घर मिले, हम भी घर वाली हूँ। ज़रा ठंडे दिल से सोचो, सारा कसूर हमारा ही तो नहीं, लाइन लगी हुई है कोठों की यहाँ। शाहजी का चेहरा उतर गया। ये अल्फाज न जाने दिल के कौन कौन से हिस्से से टकराए थे। बहुत देर तक सन्नाटे में बैठे रहे और इनके चारों साथी महसूस कर रहे थे कि इस वक्त इन पर क्या गुजर रही है। कोसर जहाँ की कहानी अभी तक सीगा राज में थी। उस वक्त जब इसे शमशीरा बेगम के कोठे से उतारकर कार में बिठाया गया तो इसकी कैफियत अजीब सी हो रही थी। वो अपने तौर पर भी कुछ फैसले कर रही थी और अपने सोचा था कि ठीक है, ज़रा मुराद बख्श से भी मिल लिया जाए। होशो हवास दुरुस्त करके रख देगी उनके, ऐसी सुनाएगी कि संभाले ना संभल सकेगा। इसकी कैफियत बड़ी अजीब सी हो रही थी। वो सोच रही थी अब ज़रा होशियारी से काम लेना होगा, क्यों ना एक तीर से दो शिकार किए जाए। शमशीरा बेगम की दिल की आरज़ू भी पूरी कर दी जाए और मुराद बख्श से मिलकर भी बात कर ली जाए। ऐसे बहुत से ख्यालात थे इसके जहन में। कार में बैठी हुई सोचों में गुम थी कि दफातन इसने सामने का मंजर देखा और इसका दिल धक से रह गया। जो लोग इसे लेने आए थे वो लोग शक्ल सूरत से अच्छे आदमी तो मालूम नहीं हो रहे थे। तजुर्बा के मुराद बख्श ने ऐसे लोगों को इससे लेने के लिए भेजा था। वो परेशान भी थी। इसने कुछ लोगों को पहचान भी लिया। ये बदमाश थे। इसे खौफ हुआ कि कहीं बात आगे न बढ़ जाए। ये गुंडों जैसी शक्ल वाले लोग जिन्हें साईं मुराद बख्श ने या साईं खैर बख्श ने भेजा है बड़े सरकश नजर आ रहे थे। ऐसा न हो कहीं शाहजी से इनका कोई झगड़ा हो जाए। शाहजी लाजमी तौर पर रास्ता रोकेंगे और वही हुआ। कोसर जाने देख लिया कि आने वालों में और शाहजी के आदमियों में जंग ठन गई। कोसर जहाँ शदीद परेशानी में डूबी हुई सामने का मंजर देख रही थी। कभी कभी आंखों में मोहब्बत का सुरूर भी पैदा हो जाता, क्योंकि जंग में इसने इकराम को भी देख लिया था। इकराम इसका लख्ते जिगर, इसकी आरजुओं का मरकज़, इसके माजी की एक ऐसी यादगार जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकती थी। इसने इकराम के लिए हाथ उठा लिए। खुदाया, मेरे बच्चे को दुनिया की बदनिगाहों से बचाए रखना। वो अपनी माँ की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लड़ रहा है। अचानक ही चारों तरफ तारीकी फैल गई। गालिबन हीरा मंडी की बिजली चली गई थी। वो ये फैसला भी नहीं कर पाई थी कि अब इसे क्या करना चाहिए, उतर कर वापस सीढ़ियाँ चढ़ जाए या बैठी रहे। इसी सोच में डूबी हुई थी दफतन। गाड़ी में जुम्बश हुई, कोई स्टीयरिंग पर आकर बैठा, लेकिन ये ख्याल गलत साबित हुआ। दफतन को इसके बिल्कुल करीब आ गया। वो आहिस्ता से चीखी, लेकिन एक चौड़ा और खुदरा हाथ इसके मुंह पर आकर जम गया और नाक पर कोई अजीब सी चीज़ आ पड़ी। एक तेज़ और नाखुशगवार बू का एहसास हुआ और एक लम्हे के अंदर होशो हवास से बेगाना हो गई। इससे अंदाज़ा भी नहीं हो सका कि इसके साथ क्या हुआ। ये अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि होश कब आया और ये कौन सी जगह है जहाँ वो इस वक्त मौजूद है। कोई नरम सी चीज़ पर पड़ी हुई थी और आंखों के सामने मध्यम सी पीलाहट छाई हुई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। थोड़ी देर तक तो होशो हवास साथ न दे पाए, फिर रफ्ता रफ्ता होश में वापस आने लगी। इसने पीली मध्यम रोशनी में छत को देखा जिसकी लकड़ी की कड़ियाँ पड़ी हुई थी। न जाने कौन सी जगह थी। रफ्ता रफ्ता इसे वाकयात याद आ गए। उसके बदन में चिंगारियां सी दौड़ने लगी। इसने हाथों को गैर महसूस जगह पर टिकाया और उठकर बैठ गई। सामने एक छोटा सा दरवाज़ा नजर आ रहा था, लेकिन ये कौन सी जगह है। आखिर इसने अपने बिस्तर को देखा। कमरे में सिर्फ एक ही बिस्तर था, कोई खिड़की वगैरह नहीं थी। हाँ, छत के करीब 3 गोल सुराख बने हुए थे जैसे रोशनदान होते हैं। इन्हीं सुराखों से ताज़ा हवा अंदर आ रही थी, वरना शायद इस बंद कमरे में काफ़ी घुटन हो जाती। दीवारों का प्लास्टिक जगह जगह से उखड़ा हुआ था। नहायत बदनुमा माहौल था। इस मुसहरी के अलावा कमरे का कोई और चीज़ मौजूद नहीं थी। इलाही, ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ आ फंसी हूँ? कुछ देर तक इधर उधर देखती रही। बाहर से शायद कोई तांगा गुजर रहा था। वो अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ गई। घोड़ों की टापों की आवाज़ मखसूस अंदाज में सुनाई दे रही थी। गहरा सन्नाटा इस बात का इजहार कर रहा था कि रात आधी से ज्यादा बीत गई है। भाई, मुझे कहाँ ले आया गया? कोई है यहाँ मेरी आवाज़ सुनने वाला? इसके मुंह से मध्यम सी आवाज़ निकली। फिर वो दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजे को धक्का देकर देखा। दरवाज़ा बाहर से बंद था।
किवाड़ बहुत मोटे और मजबूत लकड़ी के बने हुए थे। दरवाजे को पीटने से हथेलियों में तकलीफ का एहसास हुआ। वापस पलटकर रोशनदान की तरफ देखा। सीधी और सपाट दीवार से रोशनदान की तरफ पहुंचना एक नामुमकिन काम था। वो अपनी जगह साकित खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी। कभी कभी इक्का दुक्का आवाज़ें सुनाई दी जाती, जिनमें ज़्यादा आवाज़ें तांगे वालों ही की थी। आखिर मुझे यहाँ कौन लाया है? मुझे तो साईं मुराद बख्श, ये खैर बख्श ने अपने आदमी को लेने भेजा था। शादी ने रास्ता रोका, लड़ाई झगड़ा हुआ। इस लड़ाई झगड़े का नतीजा क्या निकला मालूम नहीं, लेकिन मैं कहाँ हूँ। बड़ी परेशानी थी। इसी परेशानी के आलम में वो बड़े थके थके से अंदाज में बिस्तर पर आकर बैठी। सोचती रही, न जाने क्या क्या एहसास दिल में आ रहे थे। क्या होगा, अब क्या होगा? आह मेरा इकराम। दिल जोर से तड़पा। पता नहीं इसे कोई चोट तो नहीं आई। आह किसी ने अंधेरा कर दिया था हीरा मंडी में। अगर किसने, किससे पूछूं, किससे मालूम करूं? बदन कुछ ऐसा बेजान सा महसूस हुआ कि बिस्तर पर लेट गई। फिर रोशन दानों से ही रोशनी का एहसास हुआ। ये सफेद रोशनी दिन के उजाले की थी। पूरी रात आंखों में कट गई थी। ज़हन की कैफियत भी अजीबोगरीब थी। रोशनदानों से आवाज़ सुनाई दे रही थी। जगह कुछ ऐसी ही थी जिससे पता चलता था कि दूसरी जानिब सड़क थी और इस पर अच्छी खासी रौनक भी थी। काश मेरी आवाज़ बाहर सुनी जा सके। काश मैं बाहर से गुजरने वालों को अपनी विपदा सुना सकूं। वक्त का कोई सही तय्युन नहीं किया जा सकता था। दिन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। फिर दरवाजे पर आहट हुई और एक बूढ़ी औरत जो मैला कुचैला लिबास पहने हुई थी अंदर दाखिल हुई। हाथों में खवान सजा हुआ था। बड़ी सी सीनी में कोई चीज़ रखी हुई थी। कपड़ा ढका हुआ था। इसके पीछे दो आदमी अंदर आए, लंबे चौड़े। देखने से ही डर लगता था। कौसर जहाँ का सांस रुक गया। औरत का चेहरा भी काफ़ी करख्त था। इसने सीनी को कौसर जहाँ के सामने रखा। दूसरे आदमी के हाथ में पानी का लोटा था और एक कटोरा भी था। ये लो बीबी, मुँह हाथ धो लो, इसके बाद नाश्ता भी कर लो। कौसर जहाँ ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आवाज़ हलक में फंस गई। औरत ने हमदर्दी से देखकर बोली, बेटी उस कोने में जाकर मुँह हाथ धो लो, नाश्ता कर लो। जी नहीं चाह रहा कुछ खाने को। आप इन लोगों को बाहर भेज दीजिए। मैं कमज़ोर सी औरत हूँ, आपका क्या बिगाड़ लूँगी। कुछ बातें करनी थी आपसे। देखो बीबी, तुम्हें सिर्फ नाश्ता करना है, कोई बात नहीं करनी किसी से। हमें हुक्म नहीं है हम तुमसे बातें करें। कौन हो तुम, मुझे ये तो बता दो। आइंदा मेरे साथ क्या सलूक करोगे? ये नाश्ता रखा हुआ, इसे खा लो। हम तुमसे कोई और बात नहीं कर सकते। औरत ने खुश्क लहजे में कहा और वापसी के लिए पलट गई। सुनो तो अम्मा, सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो, इसने मखमूम लहजे में कहा। लेकिन औरत बाहर निकल गई और दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया। कौसर जहाँ की आंखें अश्क आलूद हो गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। न जाने क्यों इसे रोना आ गया था। जो खाना लाया गया था इसके देखने को भी जी नहीं चाह रहा था। बस खामोश बैठी हुई दरो दीवार को देखती रही। पानी का लोटर कटोरा भी जू का तू रखा हुआ था। भूख बेशक लग रही थी, लेकिन खौफ और परेशानी के एहसास ने इसे दबा रखा था। दिन गुजर गया, पता ही न चला। शाम का जर चेहरा रोशनदान से नमूदार हो गया। मध्यम मध्यम रोशनी अब भी अंदर आ रही थी। एक बार फिर दरवाजे पर आहटें हुई और वही औरत दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। गालिबन चाय लाई थी। इसने चाय के बर्तन एक तरफ रखे और इस थाली की तरफ देखने लगी जिसमें सुबह को नाश्ता लाई थी। अरे कुछ नहीं खाया तुमने? सुबह से भूखी हो, बल्कि रात से। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, खुदा के लिए अम्मा मुझ पर रहम करो। कुछ बता तो दो मुझे, मैं यहाँ क्यों लाई गई हूँ? नहीं मालूम नहीं? कोई औलाद नहीं है तुम्हारी? अम्मा, मेरी नन्ही सी बच्ची घर पर बिलक रही होगी, मुझे क्यों लाया गया है? आखिर कुछ तो बता दो। औरत के मुंह से कोई आवाज़ तो ना निकली, लेकिन इसके चेहरे से अंदाज़ा हो रहा था कि उसकी कैफियत पर गमज़दा है। फिर आहिस्ता से कहा, कुछ खा लो बेटी, वरना भूख से मर जाओगी। रहम करो अम्मा, मुझ पर रहम करो। खाने को मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। इन हालात में मैं कहीं खाने को सूझती है। मुझे मेरी बच्ची के पास वापस पहुंचा दो। मेरी तस्नीम, मेरी तस्नीम। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। उम्र रसीदा औरत सीने पर हाथ बांधे इसे देखती रही। इसके बाद वो खाने की थाली उठाकर दरवाजे से बाहर चली गई। चाय के बर्तन अलबत्ता इसने में ही छोड़ दिए थे। वो पीछे से अम्मा अम्मा पुकारती रही, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया। कौसर जहाँ सिसकियाँ लेती रही। इन्हीं सिसकों के दरमियान इसने कहा, मेरे माबूद, मेरी मदद कर। मेरे माबूद, मैं किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गई। न जाने कौन है जिन्होंने मुझे अपनों से जुदा कर दिया। मैं वहाँ रहना नहीं चाहती थी। मैंने इकराम से आस लगा ली थी। जिन रास्तों पर वो आगे बढ़ रहा है वह मुझे रोशनी नजर आती है, लेकिन ये तारीखें मेरे मुकद्दर में कहाँ से आ गई? मैं कोठे पर अपने शौक से तो नहीं रह रही। कुछ एहसास है, कुछ आस है। शायद एक बार फिर वो मुझ तक पहुँच जाए। एक इसी का तो ख्याल है जो मुझे कोठे पर रोके हुए है। कहाँ हो तुम? कौन हो तुम? नाम तक न बताया अपना। कुछ तो सोचो। एक बार तो इंसान बनकर सोचोगे। किसी की ज़िंदगी हराम कर डाली है तुमने। बहुत कुछ छोड़ गए तुम अपना मेरे पास। कुछ लेने नहीं आओगे?
کچھ بھی لینے نہیں آؤ گے؟ تمہارے اس آس نے تو مجھے اس کی سسکیاں تیز ہو گئی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازہ پھر کھلا۔ اس بار عمر رسیدہ عورت ایک اور اجنبی کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ لمبا چوڑا، بڑی بڑی مونچھوں والا، بہت تنومند اور توانا نظر آتا تھا۔ وہ سہم گئی۔ یہ شخص اسے کافی خوفناک محسوس ہوا تھا۔ تم نے کھایا کچھ نہیں؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ نہیں بھائی، میرا جی نہیں چاہتا۔ میری اس قید کی وجہ تم مجھے بتا دو۔ سنو بھائی، تمہارا کوئی تو ہوگا، ایک آدھ بہن بھی ہوگی تمہاری، اگر نہیں تو مجھے بہن کہہ کر پکار لو۔ بہت بری ہوں میں، لیکن میرے سینے میں ایک بھائی کی طلب باقی ہے۔ میرے بھائی، مجھے میرے گھر پہنچا دو، وہاں میری ننھی سی بچی ہے۔ مجھے یہ تو بتا دو کہ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ لڑکی، کھانا کھا لو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ بس ہر شخص مجبور ہوتا ہے۔ چلو چائے پی لو، میں تمہارے لیے کھانا بھیجتا ہوں، کھا لو، جو کچھ ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ اس شخص نے کہا۔ تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں اللہ کا واسطہ، مجھے یہاں سے نکال دو، میں یہاں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ میں نے تم نے کہا ہے کہ چائے پی لو، جو کچھ ہوگا اچھا ہی ہوگا، پرواہ مت کرو۔ اس شخص کے لہجے میں ایک لرزش تھی۔ وہ پھر اس طرح باہر نکل گیا جس طرح اس کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو گئی ہو۔ کوثر جہاں دروازے کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کے منہ سے ایک سرد آہ نکلی۔ کتنے ظالم ہو چکے ہیں اس دنیا کے انسان۔ میں کیا کروں میں؟ آنسوؤں کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ بند کمرہ اور تنہائی اور پھیلتا ہوا اندھیرا، کوئی روشنی کی کرن میرے سامنے نہیں ہے۔ اکرام، میرے اکرام، تو کہاں ہے؟ شاہ جی کہاں ہو تم؟ تسلیم، کیا حال ہو رہا ہوگا، کیسی رو رہی ہوگی۔ اماں سنبھال لیں گی اسے، میرے بغیر کیسے رہے گی وہ؟ یہ سب کچھ میرے توقع کے خلاف ہوا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا۔ کوئی نہیں، سوچوں میں گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی، اور شام آہستہ آہستہ رات کی تاریکی میں تبدیل ہونے لگی۔